क्या मैं कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती? क्या मम्मी जी कभी मुझे अपनाएगी नहीं और मेरे खिलाफ ऐसी ही साजिश करती रहेगी? लेकिन आखिर कब तक और क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? काश काश अभी मेरी माँ मेरे साथ होती, मेरे खाना बनाने पर मेरी कितनी तारीफ करती थी। और यहाँ यहाँ तो कोई मेरा नहीं है। आयशा फूट फूट कर रोती है और फिर रात को जब आरव ऑफिस से घर आता है तो, अरे आयशा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? किसी ने कुछ कहा क्या? आयशा बिना कुछ कहे आरव के गले से लिपट जाती है। अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या फायदा, यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है। आयशा सभी का तो नहीं पता, लेकिन तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो, मेरा प्यार भी और परिवार भी। तो क्या अगर मैं कोई फैसला लेती हूँ तो तुम मेरा साथ दोगे? हाँ आयशा, मैंने तुम्हारे साथ जीने मरने की कसम खाई है। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है, तो अब कल की सुबह मेरे लिए एक नई जिंदगी और नई रोशनी लेकर आएगी। इतना कहकर आयशा हिम्मत जुटाकर एक फैसला लेती है और चुपचाप सो जाती है। फिर पूरी रात बीतती है और फिर अगली सुबह। ईंटें जोड़कर चूल्हा तो बना लिया, अब बारिश से बचने के लिए टीन जोड़कर एक छोटी प्यारी रसोई बना लेती हूँ। आयशा अपने सारे दुख भूलकर पुराने टीन लेकर ऊपर की तरफ छत बनाने लगती है। तभी वहां शकुंतला और रिया आती हैं। अब ये क्या कर रही हो तुम? ये कौन सी नई नौटंकी है? आज से मैं घर की रसोई छोड़कर आंगन में ही रसोई करूंगी। पागल हो गई हो क्या? ऐसा नहीं हो सकता। और फिर एक ही घर में दो रसोई, लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या तमाशा लगा रखा है? ये तमाशा नहीं बल्कि मेरे आत्मसम्मान की परीक्षा है। अब भले धूप में मैं जल जाऊं, लेकिन घर की रसोई में मैं अपना आत्मसम्मान नहीं जलने दूंगी। तुम्हारे हाथ का खाना कोई नहीं खाएगा, देख लेना। सब मेरे हाथों का खाना ही खाएंगे। हाँ, इस तरह घर में की जाने वाली नौटंकी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए आपसे कोई तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएगा। शकुंतला की तेज आवाज सुनकर पूरा परिवार वहां इकट्ठा होता है। अरे बहू, ये सब क्या है? एक ही घर में इस तरह दो दो रसोई भला क्यों है? क्योंकि अब मैं बिना गलती के चुप नहीं रह सकती। खाना अच्छा बनने के बावजूद तारीफ नहीं सुन सकती। तुम्हारे ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। इस घर का कोई भी इंसान तुम्हारी रसोई का खाना नहीं खाएगा। शकुंतला इतना कहती है कि तभी बाहर से आरव अपने कंधे पर लकड़ियां रखकर ला रहा होता है। देवर जी, आप इसकी मदद क्यों कर रहे हैं? इतनी धूप में आप क्यों परेशान हो रहे हैं? भाभी, ये मेरी पत्नी है। मैंने 7 जन्म इसका साथ देने का वादा किया है। मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं हट सकता। आज से मैं आयशा की रसोई का ही खाना खाऊंगा। लेकिन बेटा। माँ, ये मेरा आखिरी फैसला है, ये बदलने वाला नहीं है। इतना कहकर आरव आयशा की मदद में लग जाता है और पूरा परिवार मुंह बनाकर वहां से चला जाता है और आयशा पहली बार अपनी रसोई का चूल्हा जलाती है। आज इस रसोई का चूल्हा सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से जल पाया है। अगर आप मेरा साथ ना देते तो शायद मैं ये रसोई ना बना पाती। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा? इस तरह आयशा अपने घर की रसोई छोड़कर आंगन में रसोई बनाती है और सिलबट्टे पर मसाला पीसकर मसाले का तड़का लगाती है। पूरा घर खाने की खुशबू से भर जाता है। वाह, इतनी टेस्टी खाने की खुशबू। लगता है छोटी बहू को सच में अच्छा खाना बनाना आता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं उसके हाथ का खाना कभी नहीं खाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ बालकनी में कपड़े सुखा रही रिया। इतनी अच्छी खुशबू इसकी रसोई से कैसे आ रही है? मन तो करता है कि चूल्हे में जाकर पानी फेंक दूं, लेकिन मुझे क्या, चाहे जितना खाना अच्छा बना ले, घर के सभी सदस्य तो मेरे हाथों का खाना खाएंगे। रिया खाने की खुशबू से चिढ़ जाती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद आयशा खाना बनाकर आरव को खिलाती है। अरे वाह, क्या खाना बनाया है! इतने दिनों बाद जाकर तुम्हारे खाने में पहले जैसा स्वाद आया है। अब से आपको रोज पहले जैसा खाना खाने को मिलेगा। अब से खाने में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रही हो? कुछ हुआ था क्या? नहीं, मेरा मतलब था कि अब मैं ज्यादा ध्यान रखूंगी। अब आप जल्दी खाना खा लीजिए, आपको ऑफिस तो जाना ही होगा। आयशा की बात सुनकर आरव जल्दी खाना खाता है और ऑफिस चला जाता है। वहीं आयशा भी बाजार जाकर कुछ छोटे छोटे पौधे खरीद कर ला रही होती है। अरे बहू, तू क्या अपने ससुराल को फूलों का बगीचा बनाने वाली है क्या? इतने सारे पौधे क्यों लेकर जा रही है? वो क्या है ना, गर्मी ज्यादा है, पौधे रखने से हवाएं ठंडी रहती है, इस वजह से आंगन में लगाऊंगी। गर्मी? ऐसी क्या बात है जो तुझे आंगन में पौधे चाहिए? बड़ी विचित्र बात है। खैर, हमें क्या। पड़ोसी बात निकलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयशा बिना कुछ कहे चुपचाप पौधे लेकर आंगन की तरफ चली जाती है और नीचे बैठकर पौधे लगाने लगती है। तुम्हारी वजह से मुझे ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। सच कहते हैं लोग, पौधे ही इंसान के सच्चे दोस्त होते हैं। आज से भले इस घर में मेरा कोई अपना ना हो, लेकिन तुम हमेशा मेरे रहोगे। आयशा पौधे से बात करते हुए अपने आंगन की रसोई को पौधों से सजा रही होती है।
यह सारी चीजें दूर खड़ी शकुंतला और रिया देखती हैं। देख रही हो माँ जी किस तरह अपनी आंगन वाली रसोई को सजा रही है। इतनी अच्छे से इसने घर की रसोई को भी नहीं सजाया होगा। सुन बहू, ये चाहे कुछ भी कर ले लेकिन इस घर की बहू होने का हक तो सिर्फ तेरा ही है। हाँ माँ जी वो तो है, लेकिन इसे भी मानना पड़ेगा। शादी करे 2 हफ्ते ही नहीं हुए और देवर जी को हम सबसे अलग कर दिया। घर तोड़ने वाली है ये, घर तोड़ने वाली। बड़ी बहू तू सही कह रही है, ये तो घर की लंका भेदी निकली। अब जब गर्मी में काम करेगी ना तभी इसे अकल आएगी। आपस में बातें करके शकुंतला और रिया वहां से चली जाती हैं और वहीं शाम तक आयशा छोटे छोटे पौधे, सिलबट्टा, पुराने जमाने वाली बड़ी ओखली, चूल्हा और छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन इकट्ठा करके अपनी आंगन वाली रसोई को परफेक्ट बना लेती है। फिर अगले दिन, अरे सीमा जी आप आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ। कुछ नहीं, बस ये मूंग का हलवा देने आई थी। रोहित को बहुत पसंद है ना, इसलिए। मूंग का हलवा आपके हाथों का तो मुझे भी पसंद है। आइए बैठिए। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन रसोई खाली है और इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? फिर कौन खाना बना रहा है? वो दरअसल। शकुंतला कुछ कहती उससे पहले ही वहां आरव आता है। माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? कौन खाना बना रहा है? अरे ये खुशबू, ये तो मेरी पत्नी आयशा खाना बना रही है। दरअसल उसकी रसोई आंगन में है ना। अच्छा मैं चलता हूँ। एक ही घर में 2 बहुओं की अलग अलग रसोई, कमाल की बात है। वैसे आपकी बड़ी बहू से ज्यादा अच्छा खाना तो आपकी छोटी बहू बनाती है। आंगन में गर्मी के बावजूद इतनी टेस्टी खाने की खुशबू आ रही है कि पूछे ही मत। खाने की खुशबू ही सिर्फ अच्छी आती है, खाना अच्छा नहीं बनता। मतलब? अरे बहुत बुरी है मेरी छोटी बहू, घर तोड़ने का काम करती है। आई तो बहू बनकर है लेकिन धीरे धीरे नागिन बन गई है। पता है मुझे बुढ़िया बुलाती है, बुढ़िया। शकुंतला अपनी इज्जत बचाने के लिए पड़ोसियों से आयशा की झूठी बुराई करती है और ये सब आयशा सुन लेती है। न जाने मम्मी जी को मुझसे क्या दिक्कत है, क्यों कर रही है बेवजह मेरी बुराई। आयशा बिना कुछ कही वहां से चली जाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और आयशा अपनी आंगन की रसोई में ही खाना बनाया करती थी। फिर एक दिन, रिया बहू, कल शाम को घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। मेहमान बहुत खास है, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, खाना टेस्टी बनना चाहिए। हाँ मम्मी जी, खाना मैं अच्छा ही बनाऊंगी, अब चिंता मत कीजिए। कल मेहमानों की खातिरदारी बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, लेकिन जरा सी भी ऊंच नीच मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतना कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है और फिर शाम को ही अचानक रिया का माइग्रेन बढ़ जाता है और वो काम करने की हालत में नहीं होती। हे भगवान, एक तरफ बहू की तबीयत खराब हो गई और दूसरी तरफ मेहमान आ रहे हैं। अब घर की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? मेहमानों को स्वागत कौन करेगा? शकुंतला परेशान होकर टहल रही होती है, तभी उसकी नजर बालकनी से आंगन की तरफ पड़ती है। अरे जी, आज मैंने आपकी पसंद की दाल बाटी चूरमा और शाही कबाब बनाया है। आरव खुश होकर झटपट खाना खाना शुरू कर देता है। वहीं शकुंतला, वैसे खाना तो आयशा भी अच्छा बनाती है और मेहमानों के सामने घर की बहू बनकर मेहमानों का स्वागत भी कर सकती है, लेकिन। शकुंतला कुछ सोचती है और आयशा के पास आती है और मेहमानों के लिए खाना बनाने के बारे में पूछती है। हाँ, मुझे क्यों नहीं है? ठीक है, तो कल का खाना तुम घर की रसोई में बना लेना। नहीं मम्मी जी, जहाँ मेरा आत्मसम्मान जल चुका है वो वहाँ का चूल्हा मैं दोबारा नहीं जला सकती। मैं खाना आंगन में ही बनाऊंगी, लेकिन टेस्टी बनाऊंगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद बहू ने बिना हिचकिचाए मदद के लिए हाँ कर दिया। ये सोचकर शकुंतला घर के अंदर आती है, जहाँ पर सिर पर हाथ रख के बैठी रिया उससे पूछती है। मम्मी जी, आप उसे घर की जिम्मेदारी कैसे सौंप सकती है? क्या हम उसकी रसोई का बना खाना खाएंगे? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकती। बड़ी बहू, वो भी इस घर की बहू है, और फिर तुम्हारी तबीयत खराब है तो खाना कौन बनाएगा? इतना कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है और फिर अगले दिन सुबह से ही आयशा मेहमानों के स्वागत की तैयारी में लग जाती है और फिर मेहमानों के आने पर आरती कर मेहमानों को घर के अंदर लेकर आती है। अरे वाह, आपकी बहू तो इस कलयुग में भी अपनी पुरानी संस्कृति नहीं भूली। मेहमानों का स्वागत पहले की तरह आरती करके किया है। हाँ, और घर भी कितना साफ सुथरा है। सच में आप बहुत लकी हैं। मनीष सभी मेहमानों को हॉल में सोफे पर बिठाता है और मेहमानों की नजर आयशा के साथ चाय नाश्ता ला रही माया पर पड़ती है। क्या हुआ, आप ऐसे ध्यान से माया और आयशा को क्यों देख रहे हैं? अरे देख रही हैं कि माया बेटी और आयशा बेटी साथ में काम करते हुए माया बेटी आयशा बेटी की छोटी बहन लग रही हैं। अगर आयशा बेटी के लक्षणों वाले ही संस्कार माया बेटी में भी हैं, तो ये हमारे घर की बहू बनकर हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। बड़ी सही बात कही पापा आपने। तो बताइए मनीष जी और शकुंतला जी, आप अपनी बेटी को
हमें सौंपिएगा। बस एक शर्त है, हमें आपकी बेटी से आपकी आयशा बहू जैसे ही संस्कार की उम्मीद है। हाँ हाँ, मेरी माया बेटी में हमारी छोटी बहू के ही लक्षण हैं। जी, अगर आप हमारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं तो हम भी अपनी बेटी का कन्यादान आपके घर में करना चाहते हैं। इस तरह दोनों परिवारों की रजामंदी में माया का रिश्ता तय होता है और फिर पूरा परिवार मुंह मीठा करके डाइनिंग टेबल पर आता है, जहां आयशा सभी को खाना सर्व करके खाना खिलाती है। वाह, ये खाना तो बहुत यम्मी है, रेस्टोरेंट की तरह है। मम्मी, हम लोग किसी के घर आए हैं या रेस्टोरेंट? लगता है चिंटू को घर के खाना खिलाने के लिए मुझे आपसे कुकिंग सीखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, बहू बिना हमारे व्यवहार का एहसास दिलाए सबके साथ कितनी अच्छे तरह से व्यवहार कर रही है। सभी मेहमान आयशा के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। वहीं शकुंतला को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर सभी के चले जाने के बाद। मम्मी जी, अब मैं जा रही हूँ। बहू रुक जाओ। क्या हो मम्मी जी? अगर थोड़ा खाना बचा है तो हमें भी खिला दो। क्या सच्ची आप लोग खाना खाएंगे मेरी आंगन वाली रसोई का? हाँ, क्यों नहीं, आखिरकार तुम भी तो इस घर की छोटी ही सही लेकिन बहू ही हो। शकुंतला की बात सुनकर आयशा बहुत खुश हो जाती है और पूरा परिवार एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाता है। और तबीयत खराब होने के बावजूद रिया को भी खाने पर बुलाया जाता है और आयशा खाना परोस रही होती है। आयशा, सच बताऊं तो मुझे तुम पर बहुत गर्व है। हाँ बहू, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मेहमानों की मेहमान नवाजी ऐसे की कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। बहू, लगता है मैंने तुझे समझने में गलती कर दी। शायद तू वैसी नहीं जैसी मैं तुझे समझ रही थी। हाँ भाभी, अगर मुझे पहले पता होता कि आप इतना अच्छा खाना बनाती है तो फिर मैं हमेशा आपके हाथों का ही खाना खाती। सभी आयशा की तारीफ में लग जाते हैं और ये सब देखकर अंदर ही अंदर रिया गुस्से से तमतमा उठती है। ये कल की आई लड़की मेरी जगह नहीं ले सकती। ये मेरा हक छीन रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये मेरा ससुराल है, मेरा ही रहेगा। मैं इसे सबकी पसंदीदा बहू नहीं बनने दूंगी। वो कहते हैं ना कि जलन इंसान को बावला बना देती है। इंसान वो भी कर देता है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी न की हो। ठीक उसी जलन की वजह से रिया भी अगले दिन कुल्हाड़ी लेकर आंगन में पहुंचती है। आज मैं इस रसोई को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। सारे पौधे तोड़ दूंगी, टीन में कुल्हाड़ी से छेद कर दूंगी, लेकिन इस रसोई को अब मैं खत्म करके रहूंगी। इतना कहकर रिया सारे पौधे इधर उधर उखाड़ कर फेंकने लगती है और कुल्हाड़ी लेकर जैसे ही चूल्हे पर वार करने जाती है कि तभी वहां आरव आता है। भाभी! आरव की आवाज सुनते ही रिया के हाथों से कुल्हाड़ी गिर जाती है और पूरा परिवार आंगन में आता है। भाभी, आप ये क्या कर रही थी? पूरी रसोई आपने ही बिगाड़ी है ना? अरे बड़ी बहू, क्या कर रही हो तुम? छोटी बहू की बनाई इतनी मेहनत की रसोई को तुम इस तरह बिगाड़ क्यों रही हो? क्या दुश्मनी है तुम्हें इस रसोई से? नहीं नहीं, ये लड़की ना मेरी बहन की तरह है और ना ही कभी बन पाएगी। जेठानी जी, आप ही क्या कह रही हैं? मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। तुम मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी दुश्मन हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम मेरा हक छीन रही हो। पता है, तुम्हारे बनाए हुए खाने में नमक मैं मिलाती थी, मिर्च मैं तेज करती थी ताकि तुम इस घर की अच्छी बहू ना बन पाओ। पड़ोस से लेकर रिश्तेदारों तक तुम्हारी बुराई करती थी ताकि वो तुम्हारी तारीफ ना करे, लेकिन तुमने रसोई अलग करके सबका दिल जीत लिया है। बहू चुप हो जा। क्या कह रही है तू? मम्मी जी, आप भी चुप हो जाइए। अब मुझे इस रसोई को बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं किसी को अपने ससुराल की पसंदीदा बहू नहीं बनने दे सकती। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। बड़ी बहू, ये सब क्या कर रही हो? मुझे लगा था कि बड़ी बहू सिर्फ छोटी बहू को परखना चाहती है, लेकिन वो तो उससे जलती है और उसकी इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। रिया की बातें सुनकर पूरा परिवार एक पल के लिए चुप हो जाता है और तभी रिया को एहसास होता है कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया है। मेरा मतलब है कि बस रिया, अब एक्सक्यूज देने का कोई मतलब नहीं है। इंसान गुस्से में ही सच कहता है। भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हम लोग आपसे प्यार में जेलस होते थे, लेकिन इस हद तक मैं सोच नहीं सकती थी। बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं गलत थी जो तेरा साथ दे रही थी। असलियत में तो तू इस घर का भला नहीं बल्कि अटेंशन चाहती है। बहू तो इस घर की बहू कहलाने के लायक नहीं है। आज से हम छोटी बहू के हाथों का ही खाना खाएंगे और उसे ही अपनी बहू मानेंगे, तुझे नहीं। सभी रिया से गुस्सा हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। आज पहली बार रिया अकेली पड़ जाती है, वहीं आयशा के कमरे में। मम्मी जी, आप यहाँ? अगर कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। माँ जी, आपको जाने क्या हो गया है। आप किस गलती की माफी मांग रही है?
आज बड़ी बहू की जो हालत है उसके पीछे की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ। अगर मैंने उसका साथ ना दिया होता तो शायद वो इस हद तक ना जाती और तुम लोगों को उसका ये रूप ना देखना पड़ता। साथ ही तुझे अपनी रसोई अलग कर आंगन में इतनी मुश्किलों का सामना ना करना पड़ता। मम्मी जी, चोट शरीर से ज्यादा दिल पर लगती है। छुरी और बंदूक यूं ही बदनाम है, असली चोट तो शब्दों से लगती है। बहू, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, इन सब में मेरी गलती है बहू, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे। अब तू ही है जो इस घर को संभाल सकती है। इतना कहकर शकुंतला रोते हुए आयशा के गले मिल जाती है। आज पहली बार दोनों की आंखों में अपनापन और सुकून होता है और फिर अगले दिन से सभी आयशा के हाथों का खाना खाना शुरू कर देते हैं। बहू, जल्दी नाश्ता दे दे, और कितनी देर लगेगी? शकुंतला की आवाज सुनकर आयशा आवाज लगाती है। मम्मी जी, बस हो गया, अभी आई। आयशा तुरंत खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है और सभी को खिलाती है। तभी वहां रिया आती है। सही है, देवरानी जी के हाथ का खाना तो खा लिया, कम से कम टिफिन मेरे हाथों का ले जाइए। आयशा, मुझे टिफिन दे दो, ऑफिस जाने में देर हो रही है। रोहित जी, कम से कम आप तो। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज लंच बाहर से ही करूंगा, एक मीटिंग है मेरी। पूरे परिवार के साथ होने के बावजूद आज रिया को अकेलापन महसूस होता है और सभी उसे अनदेखा करके चले जाते हैं। इसी तरह दोपहर को सिर दर्द से फटा जा रहा है, न जाने कब चाय लेकर आएगी बहू। मनीष की बात सुनकर रिया तुरंत किचन में जाती है और चाय बनाकर लाती है और लाकर मनीष को देती है। पापा जी, आपका सिर दर्द हो रहा है ना, ये लीजिए चाय पी लीजिए। ये देखिए, मैं ठंडा तेल लेकर आई हूँ, आपके बालों में चम्पी कर देती हूँ। आयशा बेटा, चाय लेकर आओ मेरे लिए, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। पापा जी, मैं भी तो आपकी बहू हूँ, मैंने भी आपके लिए प्यार से चाय बनाई थी, पी लीजिए ना। बहू, चाय कमरे में ले आना, कोई है जो मुझे झूले पर परेशान कर रहा है। इतना कहकर मनीष वहां से चला जाता है। जिस परिवार को पाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आज वही परिवार मेरा अपना ना रहा। शायद आयशा के साथ गलत करने का परिणाम मुझे मिल रहा है। लोग सही कहते हैं, कर्म हमेशा लौट कर आता है। इसी तरह फिर एक दिन जब माया अपना कॉलेज बैग पैक कर रही होती है। नाना जी, ये देखिए, मैंने आपके लिए नूडल्स बनाए हैं। आपके दोस्तों को मेरे हाथों के नूडल्स पसंद है ना, इसलिए। भाभी, मैं कॉलेज आ रही हूँ। इतना कहकर माया रिया के सामने से उसे अनदेखा करके चली जाती है। परिवार वालों के ऐसे बिहेवियर को देखकर रिया अंदर से टूट जाती है और एक कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। लगता है मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है। पूरा परिवार आज मेरे खिलाफ खड़ा है और मैं अकेली पड़ गई हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि जब मैं देवरानी जी के खिलाफ सबको भड़काती थी तो देवरानी जी कितनी अकेली पड़ गई होगी। धीरे धीरे रिया को अपनी सारी गलतियों का चुन चुन कर एहसास होता है और ये सब देखकर आयशा एक दिन पूरे परिवार को इकट्ठा करती है। क्या हुआ बहू, इस तरह पूरे परिवार को एक साथ क्यों बुलाया? कोई जरूरी बात है क्या? आयशा प्यार से रिया के कंधे पर हाथ रखती है। मम्मी जी, पापा जी, जेठानी जी से गलती हो गई है, उन्हें माफ कर दीजिए, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। लेकिन भाभी, जिन्होंने आपको अपनों से दूर किया, आपके साथ इतना गलत किया, आज आप उनके साथ कैसे खड़ी हो सकती हैं? क्योंकि मैं अकेली रही हूँ, मुझे अपनों के होते हुए अकेला महसूस होने का दर्द पता है, इसलिए मैं इस दर्द में जेठानी जी को नहीं देख सकती। देवरानी जी, आप कितनी अच्छी है, मैं हमेशा आपका बुरा चाहती रही और उसके बावजूद आप मेरे लिए स्टैंड ले रही हैं। अगर आप चाहती तो घर वालों को मेरे खिलाफ भड़का भी सकती थी। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता और फिर खून के रिश्तों में ज्यादा दिन दूरियां नहीं रह जाती हैं। आयशा की बात सुनकर रिया आयशा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और फिर छोटी बहू, तू मुझे भी माफ कर दे। अगर बड़ी बहू की छोटी छोटी गलतियों पर मैंने उनका साथ ना दिया होता तो शायद वो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करती। मम्मी जी, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इस परिवार में मतभेद नहीं बल्कि अपनापन होगा। उसके बाद आयशा, शकुंतला और रिया तीनों मिलकर घर संभालती हैं, रसोई में खाना बनाती हैं और एक बार फिर पूरे परिवार की खुशियां लौट आती हैं। पूरा परिवार साथ मिलकर एक दूसरे के दुख दर्द बांटता भी है। और फिर 1 महीने बाद, शादी के बाद से लेकर अभी तक इस घर को आयशा बहू संभाल रही है, लेकिन जिम्मेदारियां अभी भी मेरे हाथ में है। इसलिए आज से मैं घर की चाबी आयशा बहू को सौंपती हूँ। ये घर अब से आयशा बहू संभालेगी। अगर पहले घर की चाबी देवरानी जी को मिल जाती तो जरूर मैं जेलस होती, लेकिन अब देवरानी जी मेरी बहन है और बहनों में जेलसी कैसी। जेठानी जी, अब से आप भी मेरी दीदी हैं और इस घर की जिम्मेदारियां हम दोनों मिलकर संभालेंगे। आयशा, अब तो तुम्हें अपनों का प्यार और साथ दोनों मिल गया है, फिर तो तुम आंगन वाली रसोई को छोड़ दो।
नहीं, मैं और दीदी मिलकर घर वाली रसोई और आंगन वाली रसोई दोनों संभालेंगे। मैं घर की रसोई में काम करूंगी, लेकिन आंगन वाली रसोई बंद नहीं होगी, क्योंकि उसने मेरा तब तक साथ दिया जब तक सब मेरे खिलाफ खड़े थे। उसने मुझे नीचे गिरने से लेकर ऊपर उठते हुए देखा है। वो सिर्फ रसोई नहीं बल्कि मेरी कमजोरी और ताकत दोनों है। छोटी बहू, तुम सिर्फ एक अच्छी बहू नहीं बल्कि एक अच्छी इंसान भी हो, और आज से इस घर की बेटी भी। अब पूरा परिवार एक हो जाता है। अब घर में सिर्फ अपने नहीं बल्कि अपनों का प्यार भी होता है। दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह घर और रसोई संभालती हैं। साथ ही किसी खास अवसर पर आंगन वाली रसोई में भी काम किया जाता है, और इस तरह एक बहू अजनबी से लेकर घर की बेटी तक का सफर तय करती है।